अगस्त का महीना बहुत महत्व रखता है दुनिया के अंदर हुए कुछ घटनाक्रम और हमारे देश के अंदर हुए घटनाक्रम के चलते। कल 6 अगस्त थी और कल ही के दिन जापान के हिरोशिमा शहर के ऊपर अमेरिकन हुकूमत के निर्णय से एक पहला एटम बम गिराया गया। 40,000 लोग पहले धमाके के अंदर मर गए, उसके बाद लोग मरते रहे कई दिन तक। 9 अगस्त को दूसरा एटम बम फेंका गया नागासाकी शहर के ऊपर। पहले ही धमाके से 1 लाख लोग मर गए और फिर कई दिन तक लोग मरते रहे और रेडिएशन का शिकार होते रहे। बहरहाल जापान के लोगों ने उस युद्ध उन्माद के माहौल को बहुत बुरी तरह से झेला और इस निर्णय पे पहुंचे कि दुनिया के अंदर कभी परमाणु युद्ध नहीं होने चाहिए। मानव इतिहास में एक ये टर्निंग पॉइंट था और विश्व शांति का आंदोलन बहुत तेजी से आगे बढ़ा था। श्रमिक हमेशा विश्व शांति के आंदोलन के साथ रहे हैं क्योंकि वो ये मानते हैं कि उन सारे संसाधनों का फ़ायदा जो युद्धों में लगते हैं, हथियारों पे लगते हैं, जिससे बर्बादी आती है, उन संसाधनों का पैसा लोगों को काम दिलाने में, काम के दाम दिलाने में, उनके भविष्य को सुरक्षित करने में, उनके लिए शिक्षा और स्वास्थ्य की सेवाएं जुड़ाने में लगाने चाहिए। बहरहाल इस दुनिया की घटना ने दुनिया के अंदर एक टर्निंग पॉइंट लाया। हमारे देश के अंदर 9 अगस्त का बहुत बड़ा महत्व है। जब हमारे देश के स्वतंत्रता सेनानी 1942 में आंदोलनों की तीव्रता के चलते हुए इस निर्णय पे पहुंच चुके थे कि अब अंग्रेजों को आखिरी धक्का देने का समय आ गया है और 8 अगस्त को फैसला किया गया कि भारत छोड़ो का नारा दिया जाए अंग्रेजों को के खिलाफ। और 9 अगस्त से उस भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होनी थी। बॉम्बे के एक मैदान से एक पब्लिक मीटिंग से आगाज होना था। बापू गांधी को एहसास था कि ज़्यादातर नेतृत्व को अंग्रेज गिरफ्तार कर सकते हैं इस निर्णय को सुनने के बाद। इसलिए एक यंग फ्रीडम फाइटर अरुणा को बुला करके उन्होंने ये कहा था कि देखो, हम सब अगर गिरफ्तार हो जाएंगे तो तुम्हें वहाँ मैदान में पहुँचना है, तिरंगा फहराना है, भाषण देना है, भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज करना है। और अरुणा ने बापू गांधी को फेल नहीं किया। वो अरुणा वही युवती हैं जिनको हम अरुणा आसफ अली के नाम से जानते हैं। ये 9 अगस्त का उस मैदान के अंदर जो भारत छोड़ो आंदोलन का आगाज हुआ था, उस मैदान का अब नाम अगस्त क्रांति मैदान जाना जाता है। तो ये संघर्षों का हमारे देश की जिंदगी के अंदर एक टर्निंग पॉइंट था कि आखिर अंग्रेजों को आखिरकार ये कहना था कि अब तुम्हें भारत छोड़ के जाना ही होगा। 9 अगस्त के बाद 6 दिन के बाद 15 अगस्त आता है। 1942 के 9 अगस्त के इस भारत छोड़ो आंदोलन के 5 साल बाद 15 अगस्त 1947 को हमारा देश आज़ादी हासिल करता है। 200 वर्षों की दास्ता से हिंदुस्तान को मुक्ति मिलती है। अंग्रेजी प्रशासन के खिलाफ 100 बरस से ज़्यादा का आज़ादी के आंदोलन का इतिहास था। युवाओं की कुर्बानियों का, फांसी के तख्तों पे चढ़ने का, सीने पे गोलियां खाने का, काला पानी सजा सहने का, जेलों के अंदर सालों सालों तशद्दुद सहने का, ये सारा इतिहास संघर्षों का इतिहास था। और 15 अगस्त हमारे देश के ज़िंदगी के अंदर नया मोड़ लेके आया। देश के आज़ाद के होने के बाद देश ने फिर एक नया संविधान जनवरी के महीने में अपनाया और 26 जनवरी को हमारा देश गणतंत्र बना 1950 में संविधान को अपनाने के साथ। तो 15 अगस्त और 9 अगस्त का बहुत बड़ा हमारे देश की ज़िंदगी के अंदर महत्व है और एक टर्निंग पॉइंट है। अगस्त की मैं बात कर रही हूँ तो मैं चर्चा करना चाहती हूँ। 1 अगस्त को हमारे देश के महान स्वतंत्रता सेनानी बाल गंगाधर तिलक का एक जयंती का दिन है। उनकी ये 100वीं डेथ एनिवर्सरी है। उन्होंने नारा दिया था कि आज़ादी मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और उनकी गिरफ्तारी के ऊपर इस देश के मजदूरों ने हड़ताल की थी। बाल गंगाधर तिलक इस बात को भूले नहीं। 6 साल की जेल काटने के बाद जब वो बाहर लौटे तो स्वतंत्रता सेनानी अपने सहयोगियों के साथ और मजदूर आंदोलन के उभरते हुए नेताओं के साथ उन्होंने सोच समझ बनाई कि सारी यूनियनें पूरे देश भर की जहाँ जहाँ भी बनी हैं उनको एक साथ इकट्ठा करके एक राष्ट्रीय संगठन बनाना चाहिए।
उन्होंने बॉम्बे शहर चुना, तैयारी भी करवाई, लेकिन 1 अगस्त को उनका निधन हो गया और उनके उस निधन को 100 बरस पूरे हुए। लेकिन संगठन को बनाने का उनका सपना तो पूरा हुआ ही। 31 अक्टूबर 1920 को हिंदुस्तान का पहला एक राष्ट्रीय स्तर का मजदूर संगठन बना, ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, जिसको एटक के नाम से जाना जाता है। 1 अगस्त 1920 के अंदर एक और घटना होती है कि हमारे जो रेलवे के मुलाजिम हैं वो अपना एक राष्ट्रीय स्तर का संगठन खड़ा करते हैं। वेस्टर्न रेलवेज के साथियों ने ये यूनियन खड़ा किया था। अपने मुलाजिमों की लड़ाई के साथ साथ देश के आज़ादी के आंदोलन को मजबूती देने में रेलवे एम्प्लॉयज़ ने काम किया, जो हमारा मजदूर संगठन लगातार कर रहा था। 1 अगस्त को ही उन्होंने अपनी शताब्दी मनाई है और 1 अगस्त को 49 बरस पहले एक और घटना हमारे सामने आती है कि हमारे जो जनरल इंश्योरेंस के साथी हैं वो एक यूनियन का गठन करते हैं, जनरल इंश्योरेंस एम्प्लॉयज़ ऑल इंडिया एसोसिएशन। वो संगठन बनने के बाद वो अपने मुलाजिमों की ज़िंदगी को बेहतर करने की लड़ाई तो लड़ते ही हैं, लेकिन 108 के करीब जो प्राइवेट कंपनीज इंश्योरेंस सेक्टर में जनता को लूटने का काम करती थी, केवल प्रॉफिट बेस्ड थे, उसके राष्ट्रीयकरण की उन्होंने मांग की, राष्ट्रीयकरण हासिल किया और फिर जो बेनिफिशियरीज थे पॉलिसीज़ के, उन्होंने फ़ायदे उठाए और देश की विकास की प्रक्रिया में हमारा जो पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस सेक्टर में बना, उसने बहुत बड़ा रोल अदा किया। और इसलिए इस अगस्त के महीने का बहुत बड़ा महत्व है हम लोगों के ज़िंदगी के अंदर, हमारे देश की ज़िंदगी के अंदर। इसी 4 अगस्त को हमारे डिफेंस के एम्प्लॉयज़ ने हड़ताल का नोटिस दिया है। 2018 में भी अगस्त के महीने के अंदर आंदोलन को उन्होंने कंप्लीट किया था, जो जुलाई से शुरू किया था, और 8 अगस्त को 45 दिन की रिले हंगर स्ट्राइक उन्होंने की थी, उसी प्रश्न को लेके कि हमारे डिफेंस सेक्टर को सरकारी क्षेत्र में रहना चाहिए, इसमें विदेशी पूंजी नहीं लानी चाहिए, इसके साथ खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये राष्ट्रीय सुरक्षा का प्रश्न है। देश की सरकार ने इस हमले को लगातार जारी रखा अपने 5 साल के राज के अंदर, और ये दोबारा सरकार बनने के बाद फिर से हमला किया तो 1 महीने की हड़ताल के ऊपर हमारे डिफेंस मुलाजिम चले गए। 6ठे दिन सरकार ने उनको बुला के कहा कि ठीक है, हम ऑर्डिनेंस फैक्ट्रीज का कॉरपोरेटाइजेशन डेफर करते हैं। तो यूनियंस ने भी कह दिया, आप डेफर करते हैं तो हम अपनी हड़ताल डेफर करते हैं, लेकिन अगर आप इस सेक्टर को निजीकरण में बेचोगे और राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करोगे तो हम लोग भी फिर से मैदान के अंदर उतरेंगे। तो सरकार ने निर्णय ले लिया, 100% विदेशी पूंजी लाना चाहते हैं, 49% से 74% का ऐलान कर दिया गया है और कॉरपोरेटाइजेशन की बात कर रहे हैं। तो हमारी यूनियंस ने भी 4 अगस्त को नोटिस दे दिया है और 20 सितंबर से हड़ताल पे जाने वाले हैं। 99% वर्कफोर्स ने स्ट्राइक बैलेट पे अपनी ठप्पा ठोकी है। तो संघर्षों का बिगुल बजता है इस महीने में, तो डिफेंस सेक्टर के एम्प्लॉयज़ ने भी बिगुल बजाया। आज 7 अगस्त है। आज पूरे देश भर के अंदर हमारी आंगनवाड़ी, आशा वर्कर्स, मिड डे मील वर्कर्स आंदोलन पे थे। आज और कल उनका भयंकर आंदोलन है। डीसी ऑफिसेज में मेमोरेंडम दिए हैं, प्रदर्शन निकाले हैं, कुछ जगहों पे हड़ताल पे भी वो गई हैं, सत्याग्रह हुआ है। बहुत शानदार तरीके थे पूरी देश के अंदर। लाखों हमारी इन स्कीम वर्कर्स ने अपने इश्यूज को उजागर करते हुए आज आंदोलन शुरू किया, जो कल भी जारी रहेगा। और 9 अगस्त को श्रमिकों के आंदोलन के साथ वो भागीदारी में सत्याग्रह में फिर से शामिल होंगे। उनका क्या कहना है? हमारे जो फ्रंट रैंक फाइटर्स हैं कोविड-19 के, डॉक्टर्स हैं, नर्सिस हैं, टेक्निकल स्टाफ है, सफाई कर्मचारी हैं, ये हमारी जो स्कीम वर्कर्स हैं, ये फील्ड वर्कर्स हैं कोरोना फाइटर्स में से, जो कम्युनिटीज़ के साथ सीधा जो फैसले हो रहे हैं एडमिनिस्ट्रेशन के, उसको लागू करने के लिए निकलती हैं। उनके लिए सेफ्टी इक्विपमेंट्स पूरे नहीं हैं। अगर कोरोना से इम्पैक्टेड हो रही हैं तो उनके लिए इंतज़ाम नहीं है। उनके लिए जो इंसेंटिव्स घोषित किए गए थे वो लागू नहीं हो रहे हैं। कई महीनों से उनके जो तय पगार हैं वो उनको दी नहीं जा रही है। और उसके साथ साथ अगर कोई मर जाए उनके परिवार का, तो उनके परिवार को कोई कंपनसेशन नहीं है।
इंडियन लेबर कॉन्फ्रेंस के अंदर जो उनको वर्कर बनाने के लिए और सोशल सिक्योरिटी देने के निर्णय हो चुके हैं, उसको सरकार लागू नहीं कर रही। अपने उन सारे जो उनकी मांग पत्र है उसको लेकर के ये संघर्ष के मैदान में उतरी हैं, क्योंकि ये संघर्ष का महीना है। और 9 अगस्त को हमारी सेंट्रल ट्रेड यूनियंस ने ये जो भारत छोड़ो आंदोलन का दिवस है, इस दिवस को भारत बचाने का, देश सेव इंडिया डे, देश बचाने के दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया है। क्यों हमने ये फैसला किया है? क्योंकि 5 साल के अपने राज के दौरान इस देश की सरकार ने देश के एक एक करके हर पब्लिक सेक्टर को चिन्हित किया, जिनको बेचने का काम शुरू किया। विदेशी पूंजी, विदेशी कॉरपोरेट घराने और देश के बड़े पूंजीपतियों के हवाले पब्लिक सेक्टर को किया जा रहा है। हमारे रेलवेज को बेचने का रास्ता है, हमारे ऑयल सेक्टर को, टेलीकॉम को, हमारे बैंक्स और हमारे इंश्योरेंस, हमारा ट्रांसपोर्ट सेक्टर, हमारा कोल, हमारे दूसरे नेचुरल रिसोर्सेज, किस किस का मैं नाम लूँ, हमारे एयरपोर्ट्स, हमारे पोर्ट्स और हमारी एयरलाइंस, सभी तो बेचने में लगा रखा है। अभी तो 10 दिन पहले तो कैबिनेट ने क्लियर किया 23 सेक्टर को वो बस बेच डालेंगे। तो जब इस देश के अंदर 1942 में अंग्रेजों को कहा गया भारत छोड़ो, तुम देश को छोड़ के जाओ, तो अब हम 2020 के अंदर इस देश की सरकार को कहना चाहते हैं कि ये देश बेचना बंद करो। और इसीलिए देश को बचाने के नाम पे हम ये आंदोलन करेंगे। इन्होंने जबरदस्ती कोडिफिकेशन का फैसला किया। पहले 5 वर्ष के राज में हमारे कानूनों को तोड़ने का, मरोड़ने का, हायर एंड फायर सिस्टर एम्प्लॉयर्स को देने का, ये सब कुछ इन्होंने किया। लेकिन अब दूसरी टर्म के अंदर बहुत तेजी से हमारे श्रम कानूनों को बदलने के रास्ते पे ये निकल आए हैं, तोड़ने के रास्ते पे निकल आए हैं। सत्ताधारी पार्टी की जहां राज्यों में भी सरकारें हैं, वहां से ऑर्डिनेंस के जरिए से 38 से लेके 40 तक श्रम कानूनों को निरस्त करने का निर्णय लिया जा रहा है। कुछ महीने के लिए नहीं, 3 साल और 3 साल से ज्यादा के लिए। तो जिन श्रम कानूनों में को हमारे श्रमिक आंदोलन ने बहुत बरसों के संघर्षों से जीता, ब्रिटिश राज से जीता, आज़ाद हिंदुस्तान के संविधान के तहत जीता और पार्लियामेंट से बहुत से कानून हासिल किए, हिंदुस्तान की सरकार उस सब को गोल करना चाहती है, ध्वस्त करना चाहती है। पब्लिक सेक्टर को खत्म, श्रमिकों को के कानूनों को खत्म और श्रमिक संगठनों के ऊपर हमला, किसानों के ऊपर हमला बोला हुआ है। 3 ऑर्डिनेंस लाए थे किसानों की जमीन को छीन करके कॉर्पोरेटाइज करने के लिए, और अब इस सेकेंड टर्म के अंदर 3 कानूनों में परिवर्तन किया और उसके लिए ऑर्डिनेंस भी ले आए। तो किसानों को भी पीटेंगे, मजदूरों को भी पीटेंगे, श्रम कानूनों को भी पीटेंगे। विद्यार्थियों ने अपने आंदोलन उठाए, फीसें महंगी हो गई, विदेशी यूनिवर्सिटी आ रहे हैं और निजीकरण का रास्ता अपनाया जा रहा है शिक्षण संस्थानों का, और अब तो नई एजुकेशन पॉलिसी भी थोप दी। तो उनके ऊपर भी लगातार हमले थे। और उसके साथ साथ जिन्होंने भी अपने आंदोलन चलाए या अपने डेमोक्रेटिक राइट्स की बात की, जिन्होंने अपने सिटीजनशिप के अधिकार का प्रश्न उठाया, जिन्होंने राइट टू डिसेंट की बात की, जिन्होंने फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की बात की, जिन्होंने इस संविधान के तहत सेकुलर डेमोक्रेसी के अपने अधिकारों का इस्तेमाल करते हुए सरकारों से सवाल किए, उनकी बांटो और राज करो की जो नीति आगे बढ़ाई जा रही थी उस पर प्रश्न उठाए, देश के अंदर नफरत की आंधी चलाने के जो ग्रुप काम कर रहे थे उस पर सरकार अंकुश ना लगा करके शह दे रही थी, उस पर सवाल खड़ा किया। उन सब के ऊपर तो सरकार ने शिकंजा कसने की कोशिश की, कुछ को जेल की हवा दिखाई, कुछ पे सेडिशन केस चलाया, यूएपीए के कानून को बदल दिया। अब दूसरी बार टर्म में आने के बाद तो आंदोलनों को पीटने का काम, इंडिविजुअल्स को पीटने का काम, पत्रकारों को, रंगकर्मियों को, लेखकों को, विद्यार्थियों को, शिक्षकों को, सामाजिक संगठनों को, मजदूरों को, किसानों को, सभी को
तो उनके जन्मवादी अधिकारों को छीनने की कोशिश इस सरकार ने उस 5 वर्ष में की थी और अब इस कोविड महामारी के टाइम पे बहुत तेजी से इन्होंने आगे बढ़ाई। और इसलिए 9 अगस्त के दिन को हम भारत बचाओ देश बचाओ के नारे के तहत हम आगे बढ़ रहे हैं। हमारी कोल की यूनियन ने 2, 3, 4 जुलाई को हड़ताल की थी क्योंकि कोल सेक्टर में 100% विदेशी पूंजी लाने का सरकार ने निर्णय किया है। बैंक्स और इंश्योरेंस में तो ये आगे बढ़ ही रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर भी निर्णय किया है। और प्रधानमंत्री खुद चले आए कि हम बिडिंग का प्रोसेस शुरू करवाएंगे और 18 अगस्त को बिडिंग का लास्ट डे है। तो हमारी कोल सेक्टर की यूनियनों ने डिसाइड किया कि 18 अगस्त को वो फिर हड़ताल करेंगे अपना रोष प्रतिरोध जताने के लिए। उस दिन भी बाकी पब्लिक सेक्टर हमारे कोल सेक्टर के साथ सॉलिडारिटी जताएंगे और सेंट्रल ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन सॉलिडारिटी में मैदान में उतरेंगी। और 9 अगस्त को सभी पब्लिक सेक्टर अपनी सॉलिडारिटी एक्शन के साथ मैदान में उतरेंगे। 9 अगस्त को ही किसानों के ऊपर जो तीव्र हमला हुआ है, किसान संगठनों ने फैसला लिया है, वो आंदोलनों में जगह जगह पे लगे हुए हैं, लेकिन 9 अगस्त को कंसंट्रेटेड ढंग से वो भी जिस दिन मजदूर लड़ेंगे उस दिन किसान भी लड़ेंगे। गांव और शहर दोनों संघर्ष के रास्ते के ऊपर होंगे। इसलिए ये संघर्षों का प्रतीक अगस्त का महीना है जिसका मैं चर्चा कर रही हूँ। इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहती हूँ, सरकार तो फेल हुई, रोजगार पैदा करने में फेल हुई, नोटबंदी से बेरोजगारी बढ़नी शुरू हुई, जीएसटी से छोटा उद्योग पिट गया, हमारा व्यापार भी पिट गया। नतीजे के तौर पे 45 वर्ष में जितनी बेरोजगारी नहीं हुई थी उतनी 2019 आते आते नए चुनाव आते वो हो गए। मंदी भी हो गई इकोनॉमी में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को खाली किया जा रहा है चुनावों से पहले, चुनावों के बाद, और कर्जों की राजनीति को आगे बढ़ाया गया। सरकार के लिए तो ये कोविड महामारी एक वरदान के रूप में आ गई और इसीलिए मैं ये प्रश्न उठा रही हूँ। हमारे देश की सरकार ने जो 5 वर्ष के अंदर देश के अर्थतंत्र के साथ खिलवाड़ किया, लोगों की जिंदगी के साथ खिलवाड़ किया और हिंदुस्तान के संविधान को तोड़ने का जो प्रयास किया, उसको इन्होंने दूसरी बार बैठने के बाद उस रफ्तार को आगे बढ़ाया। लेकिन अब कोविड-19 के दौर के अंदर उसकी रफ्तार इन्होंने बहुत तेज की है। सरकार की बहुत बड़ी असफलता है कि जब इस महामारी का दुनिया को पता लगा तो 4 महीने ये सरकार सोई रही। ये इस देश की जनता के साथ खिलवाड़ था और जब 4 महीने के बाद उसका संज्ञान लिया तो 4 घंटे के अंदर लॉकडाउन लगा दिया गया। सरकार तो पार्लियामेंट चलाती रही, पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, पॉलिटिकल पार्टीज को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, राज्य सरकारों को कॉन्फिडेंस में नहीं लिया, सरकार बनाने और गिराने में लगी रही। दिल्ली की चुनावों के अंदर जहर फैलाने में लगे रहे इनके नेता, खतरनाक नारे देते रहे, जिसका नतीजा निकला कि दिल्ली के अंदर दंगे हुए और अब तो उन दंगों के जो पीड़ित लोग हैं उन्हीं को केसों में फंसाने की प्रक्रिया जारी है। और सरकार मस्त रही ट्रंप के स्वागत के अंदर और देश के अंदर ये महामारी फैलने का सिलसिला शुरू हो चुका था जनवरी के महीने से। उस 4 महीने को इस सरकार ने गवाया क्रिमिनल निग्लेक्ट था और 4 घंटे के अंदर लॉकडाउन किया, पूरा देश लॉकडाउन हुआ, उद्योग लॉकडाउन हो गए, लोगों की किस्मत लॉकडाउन हो गई, रोजी रोटी का लॉकडाउन हो गया। ये इतने भयंकर तरीके से सोचे समझे बिना तैयारी के कदम उठाया गया। लॉकडाउन पीरियड के अंदर सरकार ने उस समय का कोई फायदा नहीं उठाया स्वास्थ्य सेवाओं को ठीक करने का, कोरोना फाइटर्स जो फ्रंट रैंक फाइटर्स हैं उनके लिए इंतज़ाम करने का, और लोगों के बीच में सही और समझ जो सोच देनी चाहिए उनकी ट्रेनिंग करनी चाहिए, कुछ भी नहीं किया। और जब अराजकता फैल गई राज्य की सरकारों के ऊपर फेंक दिया और अब जब केसेस और तेजी से बढ़ने शुरू हो गए तो पब्लिक के ऊपर फेंक दिया, 2 गज की दूरी बनाओ और मास्किंग लगा लो। और तब जब अभी 500 केस भी नहीं थे पूरे देश के अंदर तो तब कह रहे थे 18 दिन के अंदर महाभारत जीत ली, 21 दिन के अंदर कोरोना से जीत हासिल कर लेंगे और इवेंट मैनेजमेंट की तरह इस हेल्थ इमरजेंसी को लिया गया।
इस सरकार ने इसको डिजास्टर मैनेजमेंट के तहत लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन बनाया, क्योंकि सरकार डंडे के जोर के ऊपर हर काम करना चाहती थी और इस माहौल का फायदा ये करना चाहते थे अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए, अपने आर्थिक फैसलों को लागू करने के लिए, राजनीतिक फैसलों को थोपने के लिए और उसके साथ साथ मजदूरों के कानून छीनने के लिए और किसानों की जमीन को हड़पने के लिए, कॉरपोरेट घरानों की मदद के लिए। जिन कॉरपोरेट घरानों ने इस पीरियड के अंदर हमारे पब्लिक सेक्टर बैंकों से पैसा उठाया, एनपीएस क्रिएट हुए और इस देश से पैसा लूट के भाग गए। जो इस देश के अंदर बैठे हैं, इनकी 6 साल की राज के अंदर 3 गुना हो गई वो लूट जो हमारे सरकारी बैंकों की है, और जो इनकम टैक्स की लूट बड़े घरानों के द्वारा होती है वो 3 गुना हो चुके हैं। अमीरी और गरीबी की गैप बढ़ गए और इस लॉकडाउन पीरियड की मिस हैंडलिंग में करोड़ों मजदूर परेशान हो गए। उन कहानियों को मैं नहीं दोहरा रही, आप सब उससे परिचित हैं। और इसलिए इन सारी विफलताओं को छुपाने के लिए सरकार क्या करती आई है। कभी राजस्थान में सरकार बन रही है कि गिर रही है, कभी रफाले चले आए हैं तो पता नहीं, उससे पहले हमारा देश कंगाल था, हमारे फौजियों के पास तो जैसे कुछ था ही नहीं, और हमारा जो डिफेंस का गवर्नमेंट सेक्टर है जैसे उसने कुछ हमारे फौजियों को कोई साजो सामान दिया ही नहीं। 3 युद्ध हमने यूं ही लड़ लिए थे। ये माहौल बनाया, लोगों को उस रफाले के अंदर उलझाया और अपने गोदी मीडिया को खूब मसाला दिया कि तुम लबालब लगे रहो, पहले राजस्थान में लगे रहो, फिर इसके अंदर लगे रहो, और फिर उसके बाद 5 अगस्त आ गया। पिछले साल 5 अगस्त को इस देश की सरकार ने कश्मीर को लॉकडाउन किया, उस प्रदेश को तोड़ दिया गया, उसका स्टेटहुड छीन लिए, उसको यूनियन टेरिटरी बनाया, नागरिकों के सब अधिकार छीन लिए। आज हम और आप जानते हैं लॉकडाउन क्या होता है, लेकिन हम लोगों की कनेक्टिविटी खत्म नहीं हुई, वहां कनेक्टिविटी खत्म हो गई, लोगों की जिंदगी दूभर कर दी गई। इस सरकार ने 1 साल के बाद रिपोर्ट कार्ड देना था कि आपने जो बड़ी बड़ी डींगे हाँकी थी उसका जवाब दीजिए। इस सरकार ने जो हमारे अस्पताल सिस्टम को दुरुस्त नहीं किया गया, लॉकडाउन का फेलियर है, इसका जवाब देना था। इस सरकार ने हमारे फ्रंट रैंक फाइटर्स की जो बुरी हालत है, दुर्गत है, उसको नहीं सुधारा, उसका जवाब देना था। कल ही तो गुजरात के अंदर एक हॉस्पिटल के अंदर आग लग गई, कोविंद हॉस्पिटल में 8 लोग मारे गए। 10 दिन पहले ही तो मूसलाधार वर्षा हो रही थी एक कोविंद हॉस्पिटल के वार्ड के अंदर, लग रहा था कि बारिश अंदर ही हो रही थी, बादल यहीं गरज रहे, ये सब कुछ हो रहा था। सरकार इन सब सवालों का जवाब नहीं देना चाहती, लेकिन इसी 5 अगस्त को राम लल्ला के लिए इन्होंने भूमि पूजन चुना। राम तो कण कण में बसते हैं भाई, वो तो पूरे ब्रह्मांड में है, उनके लिए किसी शुभ दिन की, शुभ मुहूर्त की कोई आवश्यकता नहीं। रात दिन ऋतुएं मौसम सब कुछ तो शुभ है राम के लिए, लेकिन राम के नाम पे सियासत करने वाले, राम के नाम को गंदगी में लाया इन्होंने उनके नाम को घसीटा अपनी बंटवारे की राजनीति के अंदर, और फिर राम का नाम इस्तेमाल किया लोगों का ध्यान बटाने के लिए कि वो इनकी असफलताओं पे सवाल ना खड़ा करें। मैं ये कह देना चाहती हूँ देश के अवाम की तरफ से, मजदूरों की तरफ से, सब संगठनों और संघर्षों की तरफ से, आपके झांसे में इस देश की जनता नहीं आएगी। आप जितना मर्जी उलझाने का प्रयास कीजिए, देश की जनता अब समझ चुकी है। इतना ही कहते हुए सबको नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम कहते हुए